Hello students, welcome you all in the learning of branch account. The next topic, which is very interesting, the numerical we are going to discuss is very important today. मतलब मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है और वो होता भी है क्योंकि एक्चुअली आप जब स्कैनर उठा के देख लेना, आंसर उठा के देख लेना कि जब भी ब्रांच अकाउंट में से क्वेश्चन आता है तो कुछ उसी टाइप का होता है जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपको सोल्व कराने के लिए, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर हमारा जो न्यूमेरिकल है जो बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये कंप्राइज करता है कि जब गुड्स हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाता है। क्या पर भेजा जाता है? इनवॉइस प्राइस पर। तो हम लास्ट लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि इनवॉइस प्राइस के अंदर से, इनवॉइस प्राइस किस चीज़ का, जो भी गुड्स रिलेटेड थिंग्स हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, और गुड्स सेंड टू ब्रांच है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच है, गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच है, राइट, या फिर गुड्स इन ट्रांसिट है। इन सब में से जो भी प्रॉफिट का लोडिंग है वो मुझे अपोजिट साइड ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और रीज़न उसका ये है कि मुझे एग्जैक्ट एंड ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है ब्रांच अकाउंट का, अदरवाइज हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। लोडिंग क्यों रखता है हेड ऑफिस? वो चाहता है कि ब्रांच को उसके एग्जैक्ट कॉस्टिंग का पता ना चले, और कितना भी डिस्काउंट दे के ब्रांच यदि बेचे माल को तब भी हेड ऑफिस को प्रॉफिट हो। तो ये जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। और एक और इसमें बात है, तीन बातें हैं। पहली, गुड्स इनवॉइस प्राइस पर हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को भेजा जाता है। दूसरी, हम दो ब्रांच का शायद अकाउंट बनाने वाले हैं, यहाँ पर दो ब्रांचेस हमारे पास हैं। और तीसरी कि इसमें जो है एक कैलकुलेशन है ये वाली 33 होल 1/3% वाली, ये बच्चों को परेशान करती है। अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है ना तो इसी तरीके की परसेंटेज वाला होता है। आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ सीख के गए थे या जाओगे एग्ज़ाम में, बट होना क्या है कि इन केस आप कैलकुलेशन में अटक गए किसी भी वजह से, ऐसा 33 होल 1/3% की वजह से या 62 होल 1/2 की वजह से। एक रॉयल्टी में भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, 62 होल 1/2 पैसे पर यूनिट के हिसाब से था वो, तो दैट वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मतलब हम कंफर्टेबल है, सब कुछ आता है हमें, लेकिन बस कैलकुलेशन में अटक गए कि इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना कैसे था, वो हमें परेशानी आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम सवाल को कैसे डील करेंगे, तीनों चीज़ जिसमें शामिल हो। पहली, इनवॉइस प्राइस पर गुड्स भेजा जा रहा है। दूसरी, दो ब्रांच हैं। तीसरी, आपका जो है जो कैलकुलेशन है दैट इज़ ट्रिकी, और वो उस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। देखते हैं, पढ़ते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बता रखा है कि जो क्वेश्चन की सीक्वेंस होती है वो सॉल्यूशन की सीक्वेंस होती है। रिटेलर दिल्ली का है, मतलब रिटेलर दिल्ली का है, ब्रांच चलाता है सोनीपत में, पानीपत में लिखा है सवाल में, तो वो रिटेलर दिल्ली का क्या हुआ? हेड ऑफिस हो गया। और उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है साहब? अंबाला में है। दिल्ली का रिटेलर है, ब्रांच उसकी सोनीपत पानीपत, हेड ऑफिस उसका अंबाला में। परचेजेस हेड ऑफिस से की जाती हैं। परचेजेस कहाँ से की जाती हैं? हेड ऑफिस से की जाती हैं। और जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट पर 33 होल 1/3% प्रॉफिट जोड़कर डिसाइड किया जाता है। जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस 33 होल 1/3%। ये हमारी कहानी है इस सवाल में। जब भी ऐसा लिखा है कि कॉस्ट में 33 होल 1/3% जोड़कर डिसाइड किया जाता है तो वो परसेंटेज कॉस्ट पर ही होती है। हालांकि इस पे लिखा भी हुआ है कि ओवर कॉस्ट, राइट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर आपको बनाना है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर सोनीपत ब्रांच अकाउंट एंड पानीपत ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, ये सारी डिटेल है। हमें ये बात समझ में आ गई कि हेड ऑफिस हमारा अंबाला में, ब्रांचेस हमारी सोनीपत एंड पानीपत है,
गुड्स हमारा कॉस्ट में 33 होल 1/3% प्रॉफिट जोड़कर भेजा जा रहा है। बेचने और भेजने में अंतर होता है, यहाँ भेजा जा रहा है ब्रांच के पास, बेचेंगी ब्रांच उसको। हमें बनाना है सोनीपत ब्रांच का और पानीपत ब्रांच का अकाउंट एक साथ बनाएंगे। हम अलग अलग भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम एक साथ बनाएंगे और हेड ऑफिस की बुक्स में। चलिए, तो हम यहाँ हेडिंग दे देंगे ब्रांच अकाउंट और इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। और बनाएंगे कैसे? 2 कॉलम हमें इन दोनों ब्रांचेस के डेबिट में बनाने पड़ेंगे और 2 कॉलम इन दोनों ब्रांचेस के हमें क्रेडिट में बनाने पड़ेंगे। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा सोनीपत, यहाँ लिखना पड़ेगा पानीपत, ऐसा ही यहाँ पर करना होगा। अब देखिए, जो भी डिटेल सोनीपत से रिलेटेड होगी वो सोनीपत के कॉलम में जाएगी, जो पानीपत से रिलेटेड होगी वो पानीपत के कॉलम में जाएगी। इस तरीके से हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा है ओपनिंग स्टॉक का, वो सेलिंग प्राइस पर है। सेलिंग प्राइस के कई सारे नाम होते हैं, लास्ट लेक्चर में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सेलिंग प्राइस इज द वेरी सेकंड नेम ऑफ कैटलॉग प्राइस, इनवॉइस प्राइस, टोटल प्राइस, मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, फिक्स्ड प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ये सब नाम है इसके। तो ओपनिंग स्टॉक में लिख देता हूँ यहाँ पर दोनों ब्रांचेस के डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस या सेल्स प्राइस। तो ये हमारा जो है 16,000 और 20,000 रुपये हैं। अब क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि सेम टाइम पर पूरी कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, राइट। और आगे की इन्फॉर्मेशन हम तब तक फीड नहीं करेंगे जब तक ये हमारी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं हो जाएगी। मतलब जो क्वेश्चन की सीक्वेंस है वो हमेशा सॉल्यूशन की सीक्वेंस होनी चाहिए। हम वेट नहीं करेंगे कि सारी फीड कर देंगे फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उधर साइड ट्रांसफर करेंगे, या फिर हम वेट नहीं करेंगे कि सोनीपत का हम आंसर निकाल लें फिर पानीपत का निकालेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम सेम टाइम पे फीड करेंगे। हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 16,000 और 20,000। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन का हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन का हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, आपको समझना है और याद भी रखना है कि यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पर है, कॉस्ट पर है। सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पर है, कॉस्ट पर है। तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा प्रॉफिट का, दैट हैज़ टू बी सेलिंग प्राइस इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर? सेलिंग प्राइस इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब ये जो 33 और 1/3% वाली कैलकुलेशन है, मैं इस ओपनिंग स्टॉक के लिए मैं पूरी करके दिखाऊंगा, लेकिन बाकी सब में मैं इसकी हुई मेहनत का डायरेक्टली शॉर्टकट से यूज़ करूंगा। अभी देखो करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैं सोनीपत ब्रांच के लिए निकालता हूँ। सोनीपत का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितने का है, 16,000 रुपये का है। फॉर्मूला मुझे क्या लगाना है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, राइट, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो रेट मेरी क्या है, 33 होल 1/3% अपॉन 100 प्लस रेट क्या है, 100 प्लस 33 होल 1/3। दिस हैज़ टू बी द फॉर्मूला। अब इसकी आगे की वर्किंग आप देखिए कि हम कैसे करने वाले हैं। इसको यहाँ लेके जाते हैं। 16,000, 33 होल 1/3% का क्या मतलब होता है, 33 3 99 एंड 1 100 अपॉन 3 होता है। ये ध्यान से देखिए, 33 3 99 एंड 1 100 अपॉन 3, राइट।
लिख दिया मैंने, अपॉन 100 प्लस 100 अपॉन 3। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या करूँगा मैं, 16,000 इंटू 100 अपॉन 3 होल अपॉन, अभी इसके अपॉन 1 मान सकते हैं अपन, 100 के अपॉन 1, फिर उसका ये फ्रैक्शन सोल्व कर सकते हैं, या फिर सीधे आप 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 300, उस 300 में 100 जोड़ो, 400, तो ये 400 अपॉन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 अपॉन 3। क्लियर? या फिर आप इसके नीचे अपॉन 1 मानो और 3 एलसीएम लो, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा, उस 3 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे 300 हो जाएगा, फिर 3 से उस 3 को डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, 300 एंड 100 400 अपॉन 3। अभी आपको ये अभी जो मैंने बोला रिसेंटली ये नहीं समझ में आया तो सीधे करो, 3 का 100 में मल्टीप्लाई 300 और फिर उसमें जोड़ो 100 और फिर 300 एंड 100 हो जाएगा 400 अपॉन 3। ये समझ लो, ये ईजी है। दोबारा सुन सकते हो आप, 100 इंटू 3 300 एंड 100 400 अपॉन 3। क्लियर? अभी इसको आगे सोल्व करो। इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे इक्वल नहीं होते सेम लाइन में, राइट? एक के नीचे एक आप लिख सकते हो। मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ ऐसे बोर्ड पे, तो मैं ऐसे चला जा सकता हूँ, ऊपर से नीचे आ सकता हूँ, चाहे से कर सकता हूँ। अपनी कॉपी में एक के नीचे एक लिखना, इक्वल के नीचे इक्वल। अभी देखिए 16,000 इंटू 100 अपॉन 3, ये 400 अपॉन 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 400। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और 3 से 3 कितना आ गया 1 अपॉन 4। कितना आ गया 1 अपॉन 4। और फिर इसके बाद आप इसको सोल्व करोगे ना तो 4 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 4000। ये हमारा प्रॉफिट का लोडिंग है इसके अंदर। क्लियर? तो ये मैंने एक वर्किंग आपको दिखा दी। अब मुझे मालूम है कि मैं चाहे अब पानीपत के स्टॉक के लिए ये पूरी वर्किंग करूँगा तो पहुँचूँगा वहीं, लास्ट में 1 अपॉन 4 आएगा, लास्ट में 1 अपॉन 4 आएगा, तो मैं सीधे यूज़ कर सकता हूँ उसको। क्लियर? आपको जैसे वर्किंग नोट प्रॉपर दिखाना है तो आप सारे कैलकुलेशन दिखा सकते हो। ये सोनीपत के लिए निकाल दिया, फिर पानीपत के लिए निकाल दो, फिर जहाँ भी जैसे ज़रूरत हो स्टॉक में, गुड सेंड टू ब्रांच में, वहाँ कैलकुलेट करो इस तरीके से, राइट? तो अभी मेरे को मालूम है कि इसका जो प्रॉफिट का लोडिंग है वो मैं स्टॉक रिज़र्व के नाम से क्रेडिट में दिखा सकता हूँ, स्टॉक रिज़र्व। तो इसका कितना था 4000, और जो इसका 20,000 का प्रॉफिट है उसका 1/4 कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। ये बात समझ में आ गई होगी। अभी मैंने ऐसे इसको सोल्व किया ना तो यहाँ तक पहुँचा तो लास्ट में 1 अपॉन 4 रह गया ना, तो सीधे 4 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं हर उसकी करूँगा तो मैं ऐसे ही पहुँचूँगा ना वहीं तक। 20,000 को 1 अपॉन 4 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 5,000। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, शायद आप लोगों के भी आएगी। कैलकुलेटर से आप ऐसे इसको कर सकते हो। बच्चे कहते हैं साहब 33 होल 1/3 का मतलब होता है 33.33। कितना होता है 33.33। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका एक ऑप्शन और सोल्व करके देखता हूँ। 16,000 इंटू 33.33 अपॉन 100 प्लस 33 होल 1/3 है वो, तो 100 प्लस 33.33। इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ना आंसर में डेसिमल्स का डिफरेंस आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। ऐसे आप पूरा वर्किंग करते हुए जाओगे तो एग्जैक्ट आएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। 16,000 इंटू 33.33 अपॉन 133.33, तो ये हमारा आ गया 3,999.6। लिख देता हूँ 3,999.6। तो ये 4,000 के इक्वल ही है। राउंड ऑफ करना पड़ेगा लेकिन आपको, राइट, नियरेस्ट 10 डिजिट तक। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आप यूँ कहोगे नहीं साहब इससे 3,999 रुपये 60 पैसे आ रहे हैं, 40 पैसे का अंतर है, यहाँ पे पूरे 4,000 आ रहे हैं, वहाँ पे पूरे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये कैलकुलेटर है, डेसिमल्स को ध्यान रखता है और उसकी वर्किंग आगे इस बात पे फ़र्क डालती है, आंसर अलग आएगा, राइट। तो आप उसको इस केस में राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इस केस में एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो आप एक पूरी वर्किंग ऐसे दिखा दो, फिर उसके बाद बाकी सारी कर लो। क्लियर?
अभी देखिए डेटर्स हैं तुम्हारे 5,000 और 7,000 के, तो ये एक पॉइंट जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट वो सोल्व हो चुका है, तीसरा वाला जो आपकी कैलकुलेशन को गलत करा सकता है या जिसकी वजह से बच्चे के सवाल सही नहीं होते हैं। तीसरा वाला पॉइंट था, मैंने कहा था मैथ्स की कैलकुलेशन, दिस इज 33 होल 1/3 विच इज़ द मोस्ट रिक्वायरमेंट टू बी अंडरस्टूड, कि आपको समझनी चाहिए, राइट। अभी हम ब्रांच 2 हैं इनके अकाउंट को कंप्लीट करेंगे, दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी इनवॉइस प्राइस की भी हमारी पहले पॉइंट हम समझ गए कि प्रॉफिट की लोडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम फीड करते हैं बची हुई इन्फॉर्मेशन को। तो डेटर्स हमारे पास ओपनिंग है 5,000 7,000 लिख देते हैं, टू डेटर्स 5,000 7,000। अभी हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पास डेटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं हो क्लोजिंग, तो मुझे डेटर्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, राइट। बी रेडी फॉर दैट, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट कि हम डेटर्स का अकाउंट भी बनाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि हम ऊपर की इंफॉर्मेशन तो यूज़ कर चुके हैं, राइट, ऊपर की इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ब्रांच डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये हमारी पानीपत, पहली ब्रांच कौन सी है, सोनीपत, दूसरी पानीपत, सोनीपत पानीपत, ओके। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है, 5,000 और 7,000 रुपये। अब आगे देखिए कैश सेल्स आपकी है 20,000 एंड 30,000 ना, उससे पहले ये है गुड सेंड टू ब्रांच, इसको लिख दीजिए, तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितने रुपए का, एट एस पी सीलिंग प्राइस पर है, सीलिंग प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस, राइट, 40,000 और 60,000 रुपये। इसमें प्रॉफिट का लोडिंग मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं 1/4 करके सीधे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं सिखा चुका हूँ इस बात को आपको, बाय गुड सेंड टू ब्रांच के नाम से दिखाऊंगा मैं। अच्छा ये क्या है, लोडिंग या प्रॉफिट लिख सकते हैं हम इसका, प्रॉफिट की लोडिंग है ये। 40,000 का 1/4 10,000 करना होगा ना, दोबारा समझाना है कि 1/4 करना है। 60,000 का 1/4 15,000। अभी ऐसा भी हो सकता है, एक बात सुन लो, ये कॉस्ट प्राइस पर भी कभी कभी दे देता है सेम सवाल में, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप उस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट निकाल कर जोड़ोगे, फिर उस इनवॉइस प्राइस को यहाँ पर लिखोगे, फिर उसका प्रॉफिट का पार्ट अपोजिट साइड में लिखोगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, इसमें तो खैर सारी चीज़ें इनवॉइस प्राइस पे दी हैं, सेल पे दी हैं। अब ये नकद माल बेचा हमने 20,000 30,000 का, ये कहाँ पे आएगा, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में, बाय कैश अकाउंट, ये वो है रेमिटेड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को जो हम पैसे भेजते हैं उसकी कैलकुलेशन है। तो कैश सेल्स है हमारे पास कितने की है, 20,000 और 30,000 की, ठीक है। आगे देखते हैं, उधार माल बेचा हमने, वो तो डेटर्स अकाउंट में आएगा, ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है। टू सेल्स कौन सी, उधार, क्रेडिट सेल्स, उधार बिक्री 45,000 और 75,000 रुपये। $45,000 और 75,000 रुपये। अभी कैश हमें डेटर्स से मिला 30,000 और 60,000 रुपये, कैश हमें डेटर्स से मिला बाय कैश अकाउंट, दैट इज 30,000 एंड 60,000। अभी ये एक्सपेंसेस किसने किए नहीं मालूम, राइट, एक्सपेंसेस किसने किए नहीं मालूम मेरे को, तो डाउटफुल हूँ मैं कि ये पैसे हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चे करने के लिए भेजे हैं, ये खर्चे हेड ऑफिस ने किए हैं या फिर ये खर्चे ब्रांच ने किए हैं। तो ऐसे केस में बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। बेनिफिट ऑफ डाउट ये होता है कि आप कुछ भी मान लो, राइट, या तो ये खर्चे हेड ऑफिस ने किए मान लो, या फिर ये खर्चे ब्रांच ने किए मान लो। अगर खर्चे हेड ऑफिस ने किए मानोगे
तो फिर आप यहाँ पे दिखाओगे टू बैंक करके या कैश करके डेबिट में। और अगर आप ये खर्चे मानोगे कि ब्रांच ने किए हैं तो फिर आप कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस में से लेस करोगे, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस की कैलकुलेशन में लेस करोगे, मतलब नकद बिक्री प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर माइनस एक्सपेंसेस बाय ब्रांच। तो मैंने दोनों चीज़ बता दी आपको। आपका वो आंसर नहीं आ रहा मेरा, मैं ये मानना हूँ, तो वो आंसर उस पर डिपेंड करता है कि इस सिचुएशन में बुक वाले ने क्या एज्यूम किया है, और उस हिसाब से आंसर आएगा, और दोनों केस में अलग आएगा। कोई सही या कोई गलत नहीं कहलाएगा। जो आप एज्यूम करोगे उस पर आप नोट डालोगे कि ये इस वजह से हमारा आया है, कि हमने क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि एक्सपेंसेस किसने किए हैं, तो हमने ये माने कि एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने किए थे तो टू बैंक दिखा दो, या फिर हमने माना कि एक्सपेंसेस ब्रांच ने किए थे तो कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस की कैलकुलेशन में नकद बिक्री प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के टोटल में से हमने माइनस कर दिया। दोनों केस में आंसर अलग आएगा, सही माना जाएगा, नोट साथ में लिखा जाएगा, तभी केवल वो सही होगा, राइट। लेकिन एक जनरल एडवाइस है कि जब नहीं लिखा हो कि खर्चे किसने किए तो प्रायोरिटी दो कि हेड ऑफिस ने किए, राइट। ये जनरल एडवाइस है, वो पूरा टेक्निकल पार्ट हमने बताया, लेकिन ये जनरल एडवाइस है। जब क्लियर नहीं हो तो आप ये मानो कि हेड ऑफिस ने किया। एक्सपेंस बाय HO दैट इज 3000 एंड 5000। आगे की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 15,000 और 21,000 रुपये का। अच्छा, ये हमारा रह गया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो हमने दिखा दिया, लेकिन यहाँ नहीं दिखाया ना, यहाँ भी दिखा देते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना, 30,000 और 60,000। जो मैं दूसरी वाली बात कह रहा था कि ब्रांच ने खर्चे किए, तो इन दोनों के टोटल में से ये ब्रांच के द्वारा करे हुए खर्चे लेस करके फिर जो अमाउंट आता वो लिखा जाता, राइट। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। रह गया हमारा 15,000 21,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, या स्टॉक एट द एंड लिख सकते हो आप। इनवॉइस प्राइस पर है ये कितने का है हमारा 15,000 एंड, अच्छा ये कॉस्ट पे लिखा हुआ है, थोड़ा सुन लो, ये कॉस्ट पर है, तो ये तो समस्या ही खत्म हो गई। एट कॉस्ट है ये, कितना है 15,000 एंड 21,000, क्लियर। ये कॉस्ट पर है, और हमारा पर्पस क्या है, उसे कॉस्ट पर ही निकालना, कॉस्ट पर ही निकालना। हम जैसे ओपनिंग स्टॉक में वहाँ पर 16,000 दिखा रहे थे, उसका प्रॉफिट का पार्ट अपोजिट साइड 4,000 दिखा रहे थे, तो मतलब तो यही था ना, 16 में से 4 घटाकर बचे हुए 12,000 की कॉस्ट को कंसीडर करना, मतलब तो यही था ना। अच्छा, मैं ये 16,000 डेबिट में दिखा दूँ और इसका प्रॉफिट का लोडिंग 4,000 यहाँ दिखा दूँ, या फिर मैं 16 में से 4 घटा के बचे हुए 12 यहाँ दिखा दूँ, बात तो एक ही है ना, अंतर थोड़ी है ना उसमें, ठीक है। लेकिन बस ये तरीका है शो करने का। अब बात यहाँ पे आ रही है क्लोजिंग स्टॉक पे, ये कॉस्ट पे दिया हुआ है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि इसको एज इट इज़ लिख दो बस, और कुछ मत करो। अगर आप एट कॉस्ट पे लिख रहे हो तो फिर इसका प्रॉफिट का लोडिंग कैलकुलेट करके मुझे डेबिट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल तब लिखा जाएगा मेरे पास जब कॉस्ट क्लोजिंग कितना काय पर होगा, इनवॉइस प्राइस पर या फिर सेल्स प्राइस पर, तब प्रॉफिट का लोडिंग कैलकुलेट करके स्टॉक रिजर्व या सस्पेंस के नाम से अपोजिट साइड डेबिट में दिखाना होगा, क्लियर। अभी बात करते हैं और थोड़ी सी। अब यहाँ पर मैं इसको कॉस्ट पे ना दिखाकर मैं इनवॉइस प्राइस पे यदि दिखाना चाहता हूँ, तब क्या करूँगा, तब मुझे इसका पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो प्रॉफिट जोड़कर मुझे यहाँ इनवॉइस प्राइस इसका यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर जो प्रॉफिट का पार्ट है वो अपोजिट साइड दिखाना पड़ेगा, राइट। वो बता देता हूँ मैं, वो भी, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये मेरे पास क्या है, कॉस्ट, और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पर है, सेल्स पर, ठीक है। इसका प्रॉफिट कैसे आएगा दिखाता हूँ मैं आपको। तो उस केस में मेरा दूसरा फॉर्मूला काम करेगा। जब मेरे पास कॉस्ट होती है और प्रॉफिट का परसेंटेज भी काय पर है, कॉस्ट पर ही तो है, ये कॉस्ट है ना, और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पे था, कॉस्ट पर ही था, है ना, प्रॉफिट कॉस्ट पे ही था, ठीक है। तो इस पर तो सीधे निकलेगा, देखो
कॉस्ट ही दी है, प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पर ही है, तो हमारा रूल ये लगता है प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में प्रॉफिट निकालने के लिए? कॉस्ट मेरी कितनी है? 15,000 रुपये। प्रॉफिट कितना है? 33 होल 1/3% है। इसको मैं आगे सोल्व करूंगा तो क्या होगा? 15,000 33 3 99 एंड 100 अपॉन 3 इंटू 100 से 100 कट गया, 3 से यार कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 5000 आ गया। क्लियर? ठीक है, क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब कॉस्ट दी है और प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पर ही है, तो ये मैंने 33 और 1/3% से मेरा 1/3 में कन्वर्ट हो गया, वो 5000 हो गया, है ना? और जब मेरे पास इनवॉइस प्राइस दिया था और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पे था? कॉस्ट पे था। तो फिर मैंने ये इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगाया और मेरा ये लास्ट में आंसर कितना है? 1/4। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉस्ट पर 1/3 इक्वल होता है सेल्स पर 1/4 के। मैं ये बोल सकता हूँ कॉस्ट पर 1/3 इक्वल होता है सेल्स पर 1/4 के। ठीक है, अभी ये मेरा 5000 आ गया साहब, इसमें मैं 1/3, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? अगर मेरे को इनवॉइस प्राइस को दिखाना है तो 15 में 5 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 20,000, और फिर मैं 5000 स्टॉक रिजर्व के नाम से यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है ना, 20 और 5 यहाँ पे, तो इफेक्ट तो वही आया ना, 20 में से 5 घटाया 15। समझाने के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे बताया है, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैंने कॉस्ट पे ही लिखा हुआ है। आपको लगता है आप करना चाहते हो 15 और 5 20 यहाँ लिखो, फिर 5 वहाँ पे लिखना स्टॉक रिजर्व के नाम से। फिर 21,000 में 1/3 करोगे 7,000 आएगा, 21 और 7 28,000 यहाँ लिखो, फिर 7,000 वहाँ लिख जाएगा। बात तो दो ही है, मतलब लेकिन एक ही, ये बातें समझना ज़रूरी है। आगे देखो, ड्यूरिंग द ईयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये लास्ट में आया है। लास्ट में होता है ना स्वीट डिश, लास्ट में मिलती है, तो वो ये स्वीट डिश है। मेरे को जो इस क्वेश्चन का पॉइंट अच्छा लगता है वो ये वाला है, जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ करवाने में। ड्यूरिंग द ईयर गुड्स ऑफ 8,000 एट सेलिंग प्राइस वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोनीपत ब्रांच टू पानीपत। दोबारा सुनो, 8,000 रुपये के सेलिंग प्राइस का गुड सोनीपत ब्रांच से पानीपत ब्रांच में ट्रांसफर किया, राइट? तो ये बढ़िया एंट्री है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में गुड्स जा रहा है और दोनों ब्रांच का, उन दोनों ब्रांच का हम अकाउंट बना रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अच्छा एक बात सुनो, ये बताओ कि हमारी एंट्री क्या बनी? इसको हटा देता हूँ सामान को, राइट? ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देता हूँ। ये देखो एंट्री क्या बनी? ड्यूरिंग द ईयर 8,000 की सेलिंग प्राइस का गुड ट्रांसफर हुआ सोनीपत से पानीपत में। तो रिसीवर कौन है? पानीपत। रिसीवर को डेबिट करते हैं ना अपन, पानीपत ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सोनीपत ब्रांच अकाउंट, पानीपत ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सोनीपत ब्रांच अकाउंट, पानीपत ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सोनीपत ब्रांच अकाउंट। दोबारा देखो, 8,000 की सेलिंग प्राइस का गुड्स सोनीपत से पानीपत में गया, रिसीवर डेबिट हो गया और गिवर क्रेडिट हो गया। हमारा एंट्री का रूल है ना, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कितने रुपए का है? 8,000 रुपये का। इसकी एंट्री करते हैं पहले। क्या एंट्री होगी? बाय पानीपत सोनीपत में जाएगी और टू सोनीपत पानीपत में जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे कैश बुक होते ना, कैश और बैंक दोनों कॉलम होते थे तो दोनों तरफ हम करते थे, तो वो चीज़ यहाँ पे लागू होगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो क्या बोला मैंने? बाय पानीपत, बाय पानीपत ब्रांच अकाउंट किसके कॉलम में गया? सोनीपत में। कितने अमाउंट से गया? 8,000। अच्छा, टू सोनीपत ब्रांच अकाउंट किसके कॉलम में जाएगा? पानीपत में जाएगा। कितने अमाउंट से जाएगा? 8,000 से जाएगा। आ गया बात समझ में? क्लियर? अब बात यह है कि इसकी प्रॉफिट की लोडिंग कैलकुलेट करनी है। वो कैसे होगी? हमारा ये जो गुड्स जो ट्रांसफ़र किया है
सोनीपत से पानीपत में, ये इनवॉइस प्राइस पर है और इनवॉइस प्राइस पर है और प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पर 33 और 1/3% है। तो उसका कैलकुलेशन हम फाइनली लास्ट तक पूरा करेंगे तो 1/4 आएगा, जैसा हम करते रहे अभी, राइट। तो 8000 का 1/4 इज 2000 और उसको मुझे अगर रिकॉर्ड करना है अपने ब्रांच अकाउंट में तो अपोजिट साइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपोजिट एंट्री कर दूंगा तो हो जाएगा वो। अपोजिट एंट्री क्या हो जाएगी, सोनीपत ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पानीपत ब्रांच अकाउंट, कितने से, 2000 रुपये से। कैसे आया, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया भाई, मेरे को समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई है कि 33 और 1/3% अगर मेरा कॉस्ट पे होता है और मेरे पास इनवॉइस प्राइस दिया होता है तो मेरी पूरी कैलकुलेशन लास्ट में मुझे बताती है कि 1/4 आता है। तो मैंने 1/4 निकाल लिया, दैट इज़ 2000। ये एंट्री गुड्स को ट्रांसफ़र करने की है पहली वाली, और ये एंट्री प्रॉफिट की लोडिंग कैंसिल करने की है, राइट। इसकी एंट्री का पोस्टिंग करते हैं, बाय सोनीपत पानीपत में कर दो, बाय सोनीपत ब्रांच अकाउंट। इसमें मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, प्रॉफिट है ये, किसके कॉलम में जाएगा, पानीपत में जाएगा। अच्छा, और टू पानीपत ब्रांच अकाउंट किस में जाएगा, सोनीपत में जाएगा। कितने रुपए, 2000 रुपये, ठीक है भाई। अभी वो इंतजार कर रहा है बेचारा हमारा ऊपर, उसको संतुष्ट करते हैं। डेटर्स के डेबिट का हमारा सारा सामान पूरा हो गया। 45 एंड 5 50,000, 50 में से 30,000 लेस कर दो, कितना बचा, 20,000। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आ गया। ऐसी 75 एंड 7 82,000, 82,000 में से 60,000 लेस कर दो, कितना बचा, 22,000 बचा। 75 एंड 7 82,000, 82,000 माइनस 62,000, दैट इज 22,000, राइट। ये क्लोजिंग डेटर्स आ गए हमारे। बाय डेटर्स एट द एंड, डेटर्स आ गए एट द एंड, कितने रुपए, 20 और 22। ये डेटर्स अकाउंट बनाने का ये पर्पस था, दिस वॉज द ओनली पर्पस वी हैव प्रिपेयर्ड द डेटर्स अकाउंट फॉर। अगर इन्फॉर्मेशन डेटर से रिलेटेड दी है तो बेटर है कि आप डेटर्स अकाउंट साथ में बनाते चलो, हल्के हल्के फीड करते चलो इन्फॉर्मेशन को, तो कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन आप कैलकुलेट करने में हेल्पफुल रहेगा वो। जैसे इसमें ओपनिंग बैलेंस था, सेल थी, कलेक्शन था, तो क्लोजिंग बैलेंस और डेटर आया जिसे आपने ब्रांच के क्लोजिंग में डाला। और कोई सिचुएशन हो सकती है कि ओपनिंग भी दिया हो, क्लोजिंग भी दिया हो, सेल भी दिया, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकालने में आपको मदद हो सकती है। या फिर अलग सिचुएशन हो सकती है, कलेक्शन दिया है, क्लोजिंग डेटर्स दिया है, उधार माल बेचा दिया है, तो ओपनिंग डेटर्स नहीं दिए हैं, तो वो आप निकालने में आपको हेल्प करेगा ये। सो दिस इज़ द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा डेटर्स का, जिसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। ये डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर है। अब आप इसका आंसर निकाल लीजिए फटाफट, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। 8,000, 20, 30, 50, 50 and 10, 60, 60 and 4, 64, 64 and 15, 64 and 20, 84, 84 and 15, 99, राइट। 99,000 टोटल होगा। और उधर में से आप निकाल लो 16 and 5, 21, 21 and 60, 41, 41, सॉरी 21 and 60, 61, 21 and 40, 61, 61 and 3, 64, 64 and 2, 66, 33,000। इसको दोबारा कैलकुलेट कर लो, कोई बात नहीं। 8,000, 20, 30, 50, और ये हमारा कितना है, 10,000, 15 और 4 19, 20, और माइनस कर दो इसमें से 16 और 5 21, और 40,000 रुपये के ये हैं, और 3 और 2 5,000 रुपये के ये हैं। 41,000 आ रहा है टू जनरल P&L अकाउंट, और ये कितना आ रहा है, ठीक है आंसर। टोटल कितना आया था इसका,
1 lakh 55. So practice this, learn it. This will help you a lot. देखते रहो, सीखते रहो. Learning will help you not only in growing but also in your mental development and movement towards life. Keep watching, keep learning, keep growing. Thank you so much.